इंटरव्यू का आप क्या प्रमुख बिंदु मानते हैं? ये तीसरी बार की सरकार या मुसलमानों को चेतावनी या फिर इतिहास के गड़े मुर्दों को उखाड़कर वर्तमान के मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश? देखिए, जिस तरीके का माहौल चल रहा है और जिस तरीके का मौका समाजवादी पार्टी बीजेपी को दे रही है, उससे तो यही लगता है कि जो कोर हिंदुत्व योगी जी का मुख्य एजेंडा है वो चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का भी मुख्य एजेंडा है कोर हिंदुत्व। तो जिस तरीके से औरंगजेब पर बात होगी, राणा सांगा के खिलाफ बात होगी, अगर इस तरीके की बातें उठती रहेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होता है। और एक बात मुझे बताओ, क्या ये लोग जब राणा सांगा पे, औरंगजेब पे चर्चा करते हैं, आम लोग भी क्या इस पर चर्चा करते हैं? आम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग वो क्या आम लोग क्या सोचते हैं? आम लोगों को तो पता भी नहीं, गांव में पता भी नहीं है। इस गांव में इन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि ये जो, जैसे आप राणा सांगा की बात आप करेंगे, औरंगजेब की जब आप बात करेंगे, औरंगजेब, बाबर, ये जितने भी हुए हैं, कोई इनका समर्थन नहीं कर सकता है, भारत खासकर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन राणा सांगा इतिहास, जो अभी आप डिबेट कर रहे थे मनोज काका से कि उनको राणा सांगा को बाबर को राणा सांगा लेकर के आए, ठीक बात है, लेकर के आए होंगे, वो उस समय की परिस्थिति थी, लाए होंगे, बात है, उस समय की परिस्थिति, कालखंड अलग था सर, वो कालखंड अलग था। तब अब कोई सिंधिया जी से तो नहीं पूछ सकता कि उस वक्त का कालखंड क्या था, उस वक्त का कालखंड क्या था। तो आज जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अगर हम राणा सांगा के खिलाफ बात करेंगे, चाहे वो रामजी लाल सुमन, इतिहास आप जब पढ़े तो सिंधिया जी के बारे में क्या क्या नहीं लिखा जाए? नहीं, हम तो रामजी लाल सुमन जी से मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या वो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, क्या वो इतिहास में इतने सारी चीजों को पढ़े हैं? देखिए क्या है, आधा अधूरा इतिहास ऐसा क्यों करते हो? तो काफी सीनियर लीडर हैं, क्या जानबूझकर बीजेपी की? मैं रामजी लाल सुमन के बारे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ है, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, कई नेताओं ने मुझे खुद बताया कि ये मिली जुली। अच्छा, उसके बाद से सन्नाटा भाई मुझे ये 4-5 दिन वो मुद्दा तो बहुत बिका, उसके बाद से गायब। अब ना कोई अबू आजमी को ढूंढ रहा है और न वो औरंगजेब पे बोल रहे हैं। फडणवीस जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने विधानसभा के भीतर ये बात कही कि मैं इनको गिरफ्तार कराऊंगा। लेकिन क्या वो गिरफ्तार हुए? नहीं गिरफ्तार हुए। इसका मतलब कि ये मिली जुली कुश्ती है। अगर इस तरह की मिली, क्या ये वर्तमान में मुद्दों को, मैं एक मिनट इस लाइन को कंक्लूड कर लूं, अगर इस तरह की मिली जुली कुश्ती चलती रही तो जो योगी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार चीफ मिनिस्टर मतलब भाजपा का ही बनेगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये लोग खुद ही मुद्दे उनको खुद। अब भाई आप बताइए, राणा सांगा, आज की तारीख में मुद्दा क्या है? योगी जी जो कुछ भी कह रहे हो, आज की तारीख में मुद्दा है सबसे बड़ा महंगाई। हर आदमी परेशान, यहां 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग महंगाई से परेशान है, त्रस्त हैं, जीएसटी से त्रस्त हैं, बेरोजगारी उससे बड़ा मुद्दा है। अरे कह रहे हैं व्यापारी उत्साहित है, तो अग्रवाल दीजिए, व्यापारी इतना त्रस्त है कि सबसे ज्यादा सब्जी खुद खरीदने जाते हैं, कहीं महंगी नहीं मिलती। व्यापारी को जैसे 2024 बिना डिस्काउंट के सब्जी नहीं 2024 में जैसे व्यापारी ने और बहुत सारे लोगों ने जो इंडिया ब्लॉक को वोट दिया, मांगते नहीं ना उस पे, क्योंकि किसानों को अगर पैसा जा रहा है तो सब्जी पे डिस्काउंट मांगना धनिया तो अलग से नहीं लेते होंगे। नहीं, धनिया का बिल्कुल पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि किसानों को अगर जा रहा है पैसा, अगली बार से करना है, ऐसा करते हैं या फिर यही बता रहे हैं डिबेट? होता क्या है कि सब आदमी परेशान सर, है और इसी वजह से, नहीं तो नरेंद्र मोदी जी 1,40,45,000 वोट से चुनाव नहीं जीतते, वो 6 लाख वोट से चुनाव जीतते। अगर आपके मुताबिक इन्फ्लेशन मतलब महंगाई देश का सबसे बड़ा आज की तारीख में मुद्दा है। बेरोजगारी भी सबसे बड़ा मुद्दा है, पर महंगाई प्रभावित कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी जी भी हमारे साथ आ गए हैं इस पर।